गवार सास बहुओं ने की दुबई की सैर। कोकिला अपनी बहू गंगा के साथ घर में टीवी के सामने टीवी चलाकर बैठी होती है और अपनी बहू से कहती है, ये टीवी वाले कुछ भी अच्छा दिखाते नहीं, पता नहीं इन्हें क्या दिक्कत होती है। माँ जी, ऊपर से ये एडवर्टाइजमेंट कितनी आती है, टीवी में इसके चलते कुछ भी सही से देख नहीं पाते हम लोग। इस चैनल से हटाकर किसी दूसरे चैनल पर लगा देती हूँ। कोकिला टीवी के चैनल को बदल देती है। तभी अचानक से एक हिस्ट्री चैनल ओपन हो जाता है, जिसमें एक आदमी दुनिया की कई कई जगहों पर घूम रहा होता है और उनके नजारे दुनिया को दिखा रहा होता है। अरे वाह माँ जी, देखो जरा कितना खूबसूरत नजारा है। ये नजारा तो सामने से देखने में कितना प्यारा लगेगा। तूने सही कहा बहू, मेरा ये सपना था कि मैं बाहर की दुनिया सैर करूं, लेकिन क्या करूं, सपना अधूरा ही रह गया। तो अब कर लेते हैं माँ जी आपका सपना पूरा। कोकिला और गंगा दिन में ख्वाब देख रही होती हैं। तभी गंगा रिमोट पकड़कर चैनल बदल देती है और वो संगीत का चैनल लग जाता है, जिस पर गाना बजने लगता है। जी करदा दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा, ओ तेनू बुर्ज खलीफा। जी करदा दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा, ओ तेनू बुर्ज खलीफा। अरे वाह, क्या बात है माँ जी, देखो इस गाने में ये जगह कितनी खूबसूरत है, कितनी रोशनीदार है, चमकदार है। मेरी आंखें तो चकाचौंध हो रही है। मन तो कर रहा है कि मैं अभी चली जाऊं यहाँ। हाँ हाँ, क्यों ना हम इसी जगह घूमने चले, कितनी प्यारी जगह है। लेकिन ये जगह है कहाँ पर? तभी वहाँ अनुज आ जाता है और कहता है, हाँ हाँ, कहाँ घूमने की प्लानिंग कर रहे हो दोनों सास बहू? अरे बेटा, अचानक से संगीत वाले चैनल पर एक गाना बजने लगा, जिसमें बुर्ज खलीफा करके कुछ आ रहा था। वहाँ उस गाने के अंदर इतनी प्यारी जगह थी, अरे ऐसा लग रहा था उस जगह पर हीरे जवाहरात लगा दिए हो। अजी, मुझे तो उसी जगह जाना है घूमने के लिए। हमारी शादी के बाद आप कहीं भी मुझे घुमाने नहीं ले गए हो। उन दोनों की बातों से अनुज समझ जाता है और वो अपनी माँ और पत्नी से कहता है, अच्छा, तुम बुर्ज खलीफा बिल्डिंग की बात कर रहे हो? अरे वो यहाँ नहीं, दुबई में है, दुबई में, और वहाँ जाना तो नामुमकिन है। अजी, ये दुबई कौन सी जगह है, कहाँ पर है? हम लोग वहाँ क्यों नहीं जा सकते? यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं और उसके लिए आपको पासपोर्ट, वीजा ये सब चाहिए होगा जाने के लिए। और पता है कितना पैसा लगेगा? अरे कितना लगेगा, मैं अपने सोने के जेवर बेच देती हूँ, फिर तो हमारी टिकट का बंदोबस्त हो ही जाएगा बेटवा। अब तो करवा देगा ना हमारी दुबई की टिकट। अरे आप समझती क्यों नहीं हो, दुबई जाना कोई मामूली बात नहीं है। वीजा बनने में ही 2 से 3 महीने लग जाएंगे। जी, आप उसको कैसे भूल गए? आपका वो दोस्त है ना, वो लोगों के नकली पासपोर्ट और वीजा बनवाता है, क्यों ना आप उसी से बात कर लो। अरे ओ बेटवा, अब तू हमें घुमा कर लाया तो ठीक, नहीं तो दुबई तेरी माँ और तेरी पत्नी दोनों ही पहुंच जाएंगे, समझा? अरे क्या तुमने रट लगा रखी है बाहर घूमने की, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी। माँ जी, मैं ना कहती थी, आपका बेटा चाहता ही नहीं कि हम कहीं बाहर घूमने जाएं। अरे बहू, तूने ऐसा कब कहा? माँ जी, भावनाओं पर जाइए, शब्दों का क्या है, वो तो मैंने अब भी कह दिया ना। बात तो पते की कही है बहू। अरे अब तो मुझे ये बुर्ज खलीफा बिल्डिंग देखनी ही है। अरे तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, जाओ जाकर मेरे लिए खाना लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। ना बेटवा ना, पहले ये बता तू हमें दुबई लेकर जाएगा या नहीं? नहीं लेकर गया तो आज का खाना भूल जा बेटा। अनुज ऊपरी मन से कह देता है, अरे हाँ अम्मा, हाँ ले जाऊंगा आपको दुबई, अब जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। गंगा और कोकिला दोनों ही खुशी खुशी अनुज को खाना लगाकर दे देती हैं, जिसके बाद अनुज आराम से बैठकर खाना खाता है। लेकिन खाना खाते वक्त भी वो दुबई के बारे में बातें करती रहती है, जिससे अनुज थोड़ा परेशान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। खाना खत्म होते ही वो बाहर टहलने के लिए आ जाता है, जहाँ उसे उसका दोस्त नवीन मिलता है। अरे क्या बात है भाई, अकेला अकेला टहल रहा है, तेरा चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ है, बता तो सही आखिर बात क्या है? क्या बताएं भैया, मेरी माँ और मेरी पत्नी दुबई जाने के सपने देख रही है, उन्हें कैसे बताऊं दुबई जाने का उनका सपना कोई साकार नहीं होने वाला। अरे ऐसे कैसी बातें कर दी भाई तूने, मेरे होते क्यों नहीं जाएंगी माँ जी दुबई घूमने? अरे मैं बनवा लूंगा उनका पासपोर्ट और वीजा।
लेकिन इतना पैसा कहाँ से आएगा? देख भाई, एक तरीका है मेरे पास तुम्हें दुबई की सैर कराने का। अगर तुम चाहो तो अपना मकान बेच दो, उससे जो पैसे मिलेंगे उससे तुम्हारे आने जाने का खर्चा और टिकट तो हो ही जाएगी। वहां जाकर जो पैसा बचेगा उससे तुम सोना खरीद लेना। सुना है दुबई में सोना बहुत सस्ता मिलता है, वहां से सस्ता सोना लाकर यहाँ महंगे रेट में बेच देना। जितना भी जाएगा उससे डबल आएगा तुम्हारे पास। अनुज भी लालच में आ जाता है, जिसके बाद वो खुशी खुशी अपने घर लौट आता है और अपनी माँ और अपनी पत्नी से कहता है, तो तुम्हारे साथ मैं भी दुबई की सैर करके ही आऊंगा और बुर्ज खलीफा को देखूंगा। देखा माँ जी, अभी तो हम ही मना कर रहे थे, लेकिन अचानक से इन्हें दुबई जाने का मन कैसे हुआ? नवीन की कही हुई सारी बातें अर्जुन अपनी माँ और अपनी पत्नी को बताता है, जिसे सुनते ही कोकिला भी लालच में आ जाती है और कहती है, वाह रे वाह, क्या बात है। वहां से इतना सारा सोना लेकर आएंगे और यहाँ 3 गुना पैसों में बेचेंगे। हम तो बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। अरे मकान का क्या, मैं अपने सारे गहने और बहू के गहने भी बेच दूंगी। तीनों को दुबई जाने का चस्का चढ़ जाता है और वो तीनों पूरे गांव में ये बात फैला देते हैं। अरे सुना है तुमने नाम दुबई का? हम तो दुबई घूमने जा रहे हैं। पहला हनीमून तो हम दुबई में ही मनाएंगे अपना। अरे चीची, दुबई तो बहुत दूर है और वहाँ का खर्चा तो और भी ज्यादा है। मैं तो कहती हूँ मत जाओ। अरे कल मुही, अपनी काली जुबान से ऐसा वैसा मत बोल, मैं तो दुबई जाकर ही रहूंगी। वही कोकिला भी अपनी सहेली से कहती है, अरे हमने अपने बिटवा से कह दिया है, पूरे दुबई की सैर करके आएंगे हम। देखो घूमना फिरना तो ठीक है, लेकिन अपने सारे गहने मकान बेचकर घूमने के लिए जाना ये ठीक नहीं है। अरे तुझे क्या बताऊं मैं, वहां से आने के बाद मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी, देखते रहना तुम सारे। पूरे गांव वाले कोकिला और गंगा को बहुत समझाते हैं कि वो दुबई ना जाए, लेकिन वो फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रहती हैं, जिसके चलते वो अपना मकान और सारे गहने बेच देती हैं और दुबई की फ्लाइट में तीनों बैठ जाते हैं। दुबई पहुंचकर वो दुबई की बहुत अच्छे से सैर करते हैं। मैं तो इस बुर्ज खलीफा इमारत को देखकर अचंभित रह गई हूँ। मेरे हलक से तो पानी भी नहीं उतर रहा। अरे भैया, कहीं ये इमारत हमारे ऊपर ही ना गिर जाए। कितनी बड़ी इमारत है। तभी वहाँ एक अंग्रेजी में आदमी कोकिला से कुछ कहता है। Hey, are you Indian? अरे ये गोरा क्या बोल रहा है? अरे माँ जी, मैंने थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सीखी थी। ये अंग्रेज कह रहा है माँ जी, आप ठीक तो हो ना? अरे वाह, ये अंग्रेज गोरा आदमी तो बहुत अच्छा समझदार लगता है। अरे बेटवा, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम ठीक हो? Hey, don't come close to me. Please mind the gap. Why you are here and where is your family? अरे अब ये गोरा क्या बोल रहा है? तभी वहाँ अनुज आ जाता है। अरे माँ, कितनी बार कहा है साथ में ही रहो, यहाँ वहाँ मत जाओ। माँ, एक बहुत बड़ी आफत आ गई है। हमारे पास जितने पैसे थे सब चोरी हो गए। एक गोरे ने मुझसे मेरा बैग छीन लिया और वो भाग गया। ये सुनते ही कोकिला और गंगा को एक धक्का सा लगता है। हे भगवान, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, वो हमें वापस इंडिया भिजवा देंगे। वो सभी पुलिस के पास पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें वहां एक इंडियन ऑफिसर मिल जाता है और वो उनकी बात समझकर उन्हें इंडिया वापस भेज देता है। लेकिन इंडिया आने के बाद उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। न घर था और ना ही उनके गहने। उनके सर पर एक छत तक नहीं थी, जिसके चलते उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ता है। अरे हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। हमने तो दुबई की ऐसी सैर करी कि अब हमारी सैर इस गांव की हर गलियों में हो रही है। कहाँ तो हम अमीर होने के लिए गए थे, कहाँ हम दुबई से फकीर होकर चले आए। सही कहते हैं लोग, पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चादर हो। दुबई से आने के बाद उन्हें अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके बाद वो तीनों अपने लिए काम ढूंढते हैं और काम करके अपने हालातों को थोड़ा सा सुधारते हैं। ओहो, बड़ा छोटा सा और गरीब घर है। मतलब टीवी, एसी, फ्रिज कुछ नहीं, बस चारपाई, मटका, छोटी सी खिड़की। माफ करना समधन जी, मुंह से निकल गया। पर मुझे तो आपकी बेटी वैष्णवी बड़ी पसंद है, और सबसे ज्यादा उसकी लंबी चोटी। ठीक है, तो मैं पंडित जी से मुहूर्त निकलवाती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल।
सविता के इतना कहते ही कुछ दिनों बाद उसके बेटे कुणाल से वैष्णवी की शादी हो जाती है, जहां गृह प्रवेश के बाद कुणाल अपने कमरे में आकर उसका हाथ पकड़कर कहता है, वैष्णवी, तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हारे बाल तो बहुत अच्छे हैं, इतनी लंबी चोटी तो मैंने किसी लड़की की नहीं देखी। थैंक यू कुणाल जी। चलो मेरे साथ डांस करो, आज की रात में यादें रहनी चाहिए। मत आज मारे फिर से बुला ले, अपना बना ले, हूँ बेकरार, तुझको ही चाहा है दिल ये करता, हसरतें बार 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 बार। कुणाल उसके साथ डांस करता है तो वैष्णवी की चोटी उसे बहुत परेशान करती है। वो उसके साथ अच्छे से डांस मूव नहीं कर पाता। वो उसकी चोटी को बार बार हटाता है और चिढ़कर कहता है, हद है वैष्णवी, तुम्हारी चोटी है या मेरी दुश्मन? देखना सही से हम डांस भी नहीं कर पा रहे हैं, बार बार मुझे लग रही है। अरे चोटी होना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे परेशानी नहीं होती क्या तुम्हें? ओ गॉड, कैसे तुम अपने इतने लंबे बालों का ख्याल रखती हो? माफ कीजिए कुणाल जी, मैं अपनी चोटी का जूड़ा बना लेती हूँ, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। हम डांस करते हैं दोबारा, 1 मिनट बस। रहने दो, तुम्हारी चोटी में ही पूरी रात निकल जाएगी। सो जाओ, मैं थक चुका हूँ। ओहो, पहले दिन ही मेरी चोटी ने कुणाल जी को परेशान कर दिया। दोबारा ऐसा नहीं करूंगी मैं। इस तरह दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जब वह लंबी चोटी के साथ बल खाती हुई अपनी सास के पैर छूती है तो सास कहती है, अरे जीती रहो बहू, वैसे तो बड़ी सुंदर लग रही है, जा जाकर अपनी पहली रसोई में कुछ मीठा बना कर ला। जी माँ जी। ऐसा कहकर जब वैष्णवी मुड़ती है तो उसकी लंबी चोटी उसकी सास के हाथ पर जोर की लग जाती है और वो कहती है, मोरी मैया, मार डाला। अरे बहू, तेरी चोटी है या हंटर, इतनी तेज का लगा है मुझे हाथ पर। सॉरी माँ जी, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। हाय हाय हाय, बड़ा दुख रहा है, जा जाकर काम कर, मैं ठीक हूँ। जी माँ जी। ऐसा कहकर वैष्णवी जाती है कि दोबारा चोटी अपनी सास को मार देती है। अरे सॉरी माँ जी, सॉरी। अरे तू जा, दोबारा मुड़कर देखा या मेरे पास आई तो फिर लगेगी, तो चुपचाप जा। ये सुनकर वैष्णवी अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर अपने पति और सास को खिलाती है, जिसे खाने के बाद वो उसकी तारीफ करते हैं और उसे शगुन देते हैं। वक्त गुजरता है। बहू कोई भी काम करती तो उसकी चोटी कभी कुणाल को परेशान करती तो कभी उसकी सास को। एक दिन उसकी चोटी का बाल उसकी सास के खाने में आ गया और इतना लंबा बाल निकाल कर वो कहती है, अरे बहू, ये सब क्या है? तेरी लंबी चोटी के बाल तो मेरे खाने में भी आने लग गए। ऐसा लग रहा है धर्म भ्रष्ट हो गया, जी उल्टी करने को हो रहा है। ऐसे खाना बनाएगी तो खा लिया मैंने खाना और कुणाल ने। अरे तेरी गरीब होने के बाद भी हमने सिर्फ तुझे तेरी लंबी चोटी की वजह से अपनाया और तू हमें उसी से ही टॉर्चर कर रही है। सॉरी माँ जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। ऐसा कहकर वैष्णवी अपनी लंबी चोटी का ख्याल रखती है। शाम को जब रसोई से हॉल में आई तो उसकी चोटी सास के एक महंगे वास में लग जाती है, जो गिरकर टूट जाता है। ये देखकर बहू कहती है, बाप रे बाप, ये मैंने क्या कर दिया? माँ जी को पता चला तो मुझे बहुत डांटेंगी। सही बोला तूने, मेरा इतना कीमती वास तोड़ दिया। खुद तो गरीब है, तू क्या जाने अमीरों की कीमती चीज। माफ कीजिए माँ जी, मुझसे गलती हो गई। क्या करूं, पता नहीं मेरी चोटी यहाँ आकर इतने काम क्यों बिगाड़ रही है। तेरी गलती तो मैं बताऊंगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। रात के एकांत में सविता छुप के बहू के कमरे में जाकर उसकी लंबी चोटी को काट देती है। सुबह उठकर जब वैष्णवी खुद की चोटी देखती है तो रोते हुए कहती है, हाय रब्बा, ये किसने कर दिया? अब मैं क्या करूंगी? मेरी लंबी सी चोटी का क्या होगा? अरे क्यों रो रो के पूरा घर सिर पर उठा रही हो? चोटी ही तो थी, अच्छा हुआ, पर तुम्हारे इतने बाल हैं, उसी में खुश रहो, हमें भी परेशानी नहीं होगी और तुम भी खुश रहोगी। सास की बातें सुनकर वह अपनी चोटी के लिए और भी ज्यादा रोने लगती है। वहीं सास घर में उसे नौकर की तरह ट्रीट करती है। कल मुंही करम जली नास पीटी, अब तो तेरी चोटी भी नहीं है तो क्यों रोए जा रही है? चुपचाप से जल्दी काम कर घर का, और हाँ, फिर बाजार जाना है। जी माँ जी। ये कहकर सविता चली जाती है। वैष्णवी घर का सारा काम कर देती है, फिर वो बाजार जाती है तो एक बेहोश गाय को वो पानी पिलाती है। तभी वो गाय एक देवी के रूप में आकर कहती है, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें उसका फल देना चाहती हूँ। तुम उदास भी हो, मांगो, मुझसे क्या चाहती हो? वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं कुछ दिनों से अपनी चोटी की वजह से परेशान हूँ। मेरी बहुत लंबी चोटी थी पर किसी ने काट दी। मैं बहुत पसंद करती हूँ अपने लंबे बालों को। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करती हूँ।
अब से तुम्हारी ये चोटी एक लंबी जादुई चोटी बन जाएगी जिससे तुम कुछ भी काम करवा सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया देवी। ऐसा कहकर वो घर चली आती है। घर आने के बाद सविता मुंह फुलाकर कहती है, अरे इतनी देर कहाँ लगा कर आई है करमजली, घर के सारे काम चुपचाप से कर दे, कपड़े भी पड़े हैं। एक तो गरीब घर की बहू बनाकर लाए, ऊपर से चोटी भी नहीं रही। कहीं नहीं माँ जी, वैष्णवी घर के काम करने लगती है और ज्यादा काम करने से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। कमजोरी से उसकी उठने की हिम्मत नहीं होती है। और सविता कहती है, अरे ओ महारानी कैसे बिस्तर में पड़ी है, घर के काम करने तेरे घर वाले आएंगे क्या? चल चुपचाप खड़ी और काम कर। ये कहकर सविता चली जाती है। वैष्णवी उठती है तो लड़खड़ा कर गिर जाती है। मुझसे तो काम ही नहीं हो रहा। अरे हाँ, मेरे पास जादुई चोटी है ना। हे जादुई चोटी, मेरे घर की सारी साफ सफाई कर दो। वैष्णवी के कहते ही उसकी जादुई चोटी उसके घर की सारी सफाई कर देती है। ये देखकर सविता के होश उड़ जाते हैं। फिर वो कहती है, मोरी मैया, इतनी जल्दी काम कैसे कर लिया? और मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे लिए पकौड़े बना ला और ये जितने भी गंदे कपड़े इन्हें धो। सास के जाते ही वैष्णवी अपनी जादुई चोटी दोनों काम को करने को कहती है। फट से उसके कहते ही जादुई चोटी सारा काम तुरंत कर देती है, पर उसकी सास उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। अगले दिन उसे खाना खाने नहीं देती। कुणाल इन सारी बातों से बेखबर था। तभी बेचारी वैष्णवी कहती है, ये जादुई चोटी, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। उसके ये कहते ही जादुई चोटी उसे अच्छा स्वादिष्ट खाना ला कर देती है, जिसे खाकर वैष्णवी को राहत मिलती है। पर ये सब होता हुआ उसकी सास देखकर कहती है, अरे बहू, पहले तुझे खाना नहीं दिया तो तू अपनी जादुई चोटी से जादू करने लग गई। जरा अपनी जादुई चोटी का कमाल मुझे भी दिखाओ। मुझे थोड़े पैसे चाहिए, मेरी साड़ी पुरानी हो गई है, कुछ पैसे दे। जी माँ जी। हे जादुई चोटी, मेरी माँ जी को शॉपिंग करने के लिए कुछ पैसे दे दो। वैष्णवी के कहते ही उसकी जादुई चोटी से तेज रोशनी के साथ ढेर सारे सोने के सिक्के निकलते हैं, जो देखकर सविता के होश उड़ जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, इतने सारे पैसे हो गए अब मेरे पास। ऐसा कहकर वो चली जाती है और बहू के साथ प्यार से पेश आने लगती है। पैसे खत्म होने के बाद दोबारा वैष्णवी से कहती है, अरे बहू, मेरे पैसे खत्म हो गए, जरा मुझे थोड़े से पैसे और दे दे, काम के लिए चाहिए। ठीक है माँ जी, मेरी जादुई चोटी, मुझे कुछ पैसे दे दो। वैष्णवी के कहते ही फिर से जादुई चोटी ढेर सारे गुलाबी नोट देती है। अरे वाह वाह वाह, इतने सारे पैसे, बहुत शुक्रिया, तू बड़ी प्यारी है बहू, और तेरी जादुई चोटी भी। इस तरह अपनी जादुई चोटी से वैष्णवी घर के काम करती है और गरीबों को दान पुण्य भी करती है। वहीं दूसरी ओर सास बहू से पैसे मांगती है और बार बार पैसे मांगने पर वैष्णवी अपनी सास को पैसे देने से मना कर देती है, जिससे सविता का मुंह बन जाता है। शाम को सविता नोटों की गड्डी से हवा करते हुए गाते हुए सीढ़ियों से आ रही थी। मैं पैसे पैसे करती हूँ और पैसों पर ही मरती हूँ। पैसों के लालच में वह सीढ़ियों से गिर जाती है और हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां होश आने के बाद बेटा बहू कहते हैं, माँ जी, मैंने आपको समझाया था, फिर भी आप नहीं मानी। देख लिया ज्यादा लालच करने का नतीजा। माँ, ज्यादा लालच करना बुरी बला है। हाँ बेटा बहू, मुझे पता चल गया, मुझे माफ कर दो, मैं स्वार्थी हो गई थी। इस तरह सविता को अपना सबक मिल जाता है और वैष्णवी सिर्फ जरूरत और गरीबों के लिए ही जादुई चोटी का इस्तेमाल किया करती थी।